नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी 56 इंच की छाती वाला विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री और उस प्रधानमंत्री के तेजस्वी होनहार प्रवक्ता, क्या पूरी की पूरी एक कंपनी डरपोक है? डरपोक ही नहीं, महाडरपोक है। अंजना ओम कश्यप के डिबेट में अब ये प्रमाणित हो गया, पकड़े गए हैं अंजना के शो में और खेड़ा अड़ गए। पवन खेड़ा, ठीक है, जांच चल रही है, डर असम वाला अलग है, लेकिन यहां फिर पवन खेड़ा अड़े। एक तरफ ये खबर तो दूसरी तरफ नितिन नवीन का मेगा इवेंट, और उस मेगा इवेंट में ऐसी छीछालेदर कि पब्लिक ने गाड़ियों की गिनती करवा दी, रास्ते से तख्त और तंबू कनात हटाने पर मजबूर किया। फिर भी बेशर्मी ऐसी कि रास्ते में ही इवेंटबाजी होती रही और पूरा शहर तपती दोपहरी में परेशान होता। इन दोनों खबरों को देखिए, भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। भाव को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है भाव। ये थोड़ा पहली खबर ही थोड़ी अविश्वसनीय सी लगेगी, उटपटांग सी लगेगी। खबर को मैं सीधा ट्वीट ही दिखाता हूं। सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट लाइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरेंद्र। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से श्री पवन खेड़ा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भाजपा और आज तक का दबाव मानने से इनकार कर दिया। आज शाम 6 बजे के हल्ला बोल होने वाली डिबेट में पार्टी ने मुझे प्रवक्ता के रूप में भेजने का निर्णय लिया था, पर भाजपा की तरफ से आज तक पर दबाव आया कि उनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने मुझे नहीं चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी अपना प्रवक्ता बदल दे। मेरी पार्टी ने मेरे नेता पवन खेड़ा जी से साफ इनकार कर दिया। पवन खेड़ा जी ने साफ इनकार कर दिया और अंजना ओम कश्यप जी के बहुचर्चित डिबेट का बहिष्कार कर दिया, पर प्रवक्ता नहीं बदला। सुधांशु जी और भाजपा वालों, किस बात से डरते हो? क्या सामना करने की हिम्मत नहीं है? छुप कर तीर क्यों चलाते हो? ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि नाम भी जिस प्रवक्ता का आया है यहाँ पर भाजपा की तरफ से, वो भाजपा के सबसे ज्ञानी माने जाते हैं, सुधांशु त्रिवेदी। कई बार, हालांकि हम तो कई बार इस बात को कहते हैं, लेकिन निजी तौर पर किसी की आलोचना कभी उचित नहीं होती, तो निजी मामले पर नहीं जाते। कई बार क्या होता है कि आवाज बड़ी भारी भरकम कर लेने से, थोड़ा स्टाइल से बोलने से लगता है कि आदमी बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत बुद्धिजीवी। अगर रोज के डिबेट का आप अगर तथ्यात्मक विश्लेषण कर देंगे ना, तो पता चलेगा अरे ये तो थोथा चना बाजे घना, अधजल गगनी छलकत जाए, सारे मुहावरे इन सब पे लागू हो जाए एक बार। इनके पास झूठ का पुलिंदा, कहीं पर्ची ले लेंगे, पर्ची कोई जा ही नहीं रहा चेक करने, कहीं का, किसी राइटर का, किसी का नाम ले लेंगे। अब ऐसा नाम ले लेंगे कि आप सोचेंगे अरे वाह, लग रहा है सुधांशु त्रिवेदी 50-52 किताब पढ़ के आए। ये सारे ऐसे हैं। वो अमिताभ बच्चन के आवाज से ही अगर ज्ञान होता तो अमिताभ बच्चन चाणक्य नीति दूसरा लिख देते। दूसरा की आवाज बड़ी भारी है, बोलते बड़े सलीके से है, तो लिखवा लो उनसे, अर्थशास्त्र लिखवा लो, चाणक्य वाला दूसरा एक। लेकिन अनर्थशास्त्र वो लिख रहे हैं। खैर, उनकी बात पर नहीं जाएंगे, हम मुख्य विषय पर ही भी रुकते हैं। नितिन नवीन वाले हिस्से बाद में चलेंगे, पहले एक एक करके अब एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। जरा पहले सुनवा दीजिए, सुरेंद्र राजपूत को सुनवा दीजिए। गर्व है अपनी पार्टी पर, अपने कांग्रेस पार्टी पर, और मैं कृतज्ञ हूँ अपने राष्ट्रीय नेताओं का, और विशेष रूप से आदरणीय पवन खेड़ा जी का, जिन्होंने आज तक की भारतीय जनता पार्टी की दबाव में आने से स्पष्ट इनकार कर दिया। आज शाम की जो अंजना ओम कश्यप जी की हल्ला बोल डिबेट थी, जिसमें पार्टी ने मुझे प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया था, भेजा था, आज तक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर मुझे बदलने की बात कर रहा था, लेकिन पवन खेड़ा जी ने और मेरी पार्टी ने मुझे बदलने से इनकार कर दिया।
और डिबेट का बहिष्कार करना उचित समझा और मुझे बदलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों और सुधांशु त्रिवेदी जी किस बात से डरते हो भाई सुरेंद्र राजपूत से? ये डर अच्छा है अगर आप डरते हो, लेकिन डरते किस बात से, भागते क्यों हो डिबेट से? इस बात का जवाब आप सबको देना पड़ेगा। मैं पुनः अपनी पार्टी, अपना शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से श्री पवन खेड़ा जी के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता हूं। भाऊ, ये तो बड़े ओजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता हैं। मतलब अब अभी तक तो हम लोग तो मान लिया हम लोग गलत बोलते थे, मान लिया हम लोग गलत बोलते थे कि कांग्रेस का प्रवक्ता अकेला होता है, एंकर सब मिल करके वो करते हैं, यहाँ फिक्स होता है सब कुछ। अब तो आज तो प्रमाण आ गया, मतलब इनको सामने कौन चाहिए ये भी यही तय करेंगे। ये तो मतलब डरपोक होता क्या है, पहले सुधांशु त्रिवेदी जो है इसका आकलन ही गलत है। हाँ। ये राजनाथ सिंह जी के वहां पे उनके कार्यकर्ता थे, कुंडली देखना, भविष्य इसमें मामले में माहिर थे। 2-4 संस्कृत के श्लोक लट लेते हैं, 2-4 किताबों के रेफरेंस ले लेते हैं, और वो रेफरेंस इतने विश्वास के साथ फेंकते हैं, यदि आप चेक करो तो वो सारा गलत निकलता है। एक प्रोग्राम में उन्होंने दावे के साथ कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस से आते हैं धुल के। उन्होंने कभी जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़ी नहीं। पेरिस नाम की एक लॉन्ड्री थी, उस जमाने में पानी के जहाज चलते थे, 6-6 महीने लगते थे। तो जवाहरलाल नेहरू के क्या रोज के 6 महीने के कपड़े प्रेस होने और धुलने जाते थे और 6 महीने में वापस आते थे। मतलब 365 का सेट 2-2 अलग थे जवाहरलाल नेहरू के पास, क्योंकि जाने में 6 महीने और वहां पे धुलने में 1 सप्ताह लगेगा और फिर वापस आना पड़ेगा 6 महीने के जहाज में। ये कई जगह पे आपको इनकी मूर्खता कई जगह पे ऐसी सतह पे दिखाई जाएगी। तो वास्तविकता पे इन पे डिबेट करने वाले जब अड़ जाते हैं, मतलब सुरेंद्र सिंह राजपूत तो बहुत अभ्यास करके जाने वाले पत्रक, बहुत मतलब कांग्रेस के आजकल कई प्रवक्ता ऐसे हैं कि जो पूरे पढ़ के जाते हैं, स्टडी करके जाते हैं, कागजों के साथ जाते हैं, वीडियोज लेके जाते हैं। वैसे ही मतलब सुप्रिया सिनेट और सुधांशु के आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहां पे वो घर छोड़ के आई इनको। सुप्रिया ने कई बार घर तक पहुंचाया। होता ये है कि इन्होंने अब नया सिस्टम चालू कर दिया, हम आएंगे हमारे सामने कौन होगा। ये मतलब मैं कल सचिन तेंदुलकर कहे कि मैं भैया क्रिकेट मैं ओपनिंग करूंगा, लेकिन सामने से बॉलिंग अशोक वानखेड़े करेगा। ये अशोक वानखेड़े कौन है? बोला एक है, वो पत्रकार है। उसको क्रिकेट से क्या लेना देना? कुछ नहीं, वो उनके नाम से एक स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम। बोले उनसे क्या लेना देना वानखेड़े स्टेडियम का? नाम सेम है ना, तो वो बॉलिंग करेंगे। अरे उनको मालूम नहीं क्रिकेट का गेंद किसको कहते हैं और लॉन टेनिस का गेंद किसको कहते हैं। नहीं करेंगे बॉलिंग वो, तभी मैं छक्का मारूंगा। ये सचिन तेंदुलकर की कमजोरी दिखाता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर इसलिए हो गए हैं कि इमरान खान की बॉलिंग झेली है उस आदमी ने जब बच्चा था, वो 14-15 साल का। अब ये राज्यसभा है, क्योंकि इनके नेता इनसे बड़े कुपड़ हैं, उनको यही बहुत इंटेलिजेंट आदमी लगता है, इसलिए राज्यसभा भेजा। उनको लगा क्या विद्वान आदमी हमको मिला। इनकी विद्वानता की सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी कितने विद्वान हैं? वो 10 जगह अपना एग्जीक्यूट कर चुके हैं। पूरा देश जानता है उनकी विद्वत्ता पे। अब नरेंद्र मोदी यदि इनको सिलेक्ट करेंगे तो नरेंद्र मोदी आप बताइए क्या है? कल कोई फैशन डिजाइनर सिलेक्शन के लिए आशीष जी आपको और मुझे बुलाया जाएगा तो हम तो वहां पे तो 4 चांदी लगा देंगे। हमको फैशन का यह पता नहीं है। हमारे बच्चे बोलते हैं कि क्या फालतू कपड़े पहनते हो, ये क्या पहन के चले गए, तो हमको समझ में आता कि अच्छा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, हम तो कपड़े पहन के आगे बैठ जाते हैं, यहाँ बात करते हैं। तो ऐसा ही ये पूरा सिस्टम खोखला है। मैं तो हमेशा कहता हूं जोर जोर से बोलना, आक्रामक बोलना और चुप करने का प्रयास करना और इतने अपशब्द यूज करना गांधी परिवार के लिए कि आदमी तिल मिला जाए। और ऐसे कई सवाल हम तो कहते हैं, हम तो सुधांशु जी को हम चैलेंज करते, आइए जरा
अब न्यूज लॉन्चर पे और सरकारी आंकड़ों से बात करें, तेल पे ही बात करें, डीजल पे ही बात करें, नीट पे बात करें, जो करे तो प्रवक्ता सही। जो प्रवक्ता अपने मन से चुन रहा है वो न्यूज लॉन्चर पर आएगा। आप ऐसी मैं चुनौती बता देती। रहा हूं आपको आशीष जी, हम भी तो थे ना, हम भी एबीपी में बहुत बड़ी इनिंग खेल चुके हैं जब एबीपी स्वतंत्र हुआ करता था। तब हमको शाहजी या मिलिंद खांडेकर ने कभी नहीं कहा कि अरे आपको मना कर रहा है, आपके सामने नहीं बैठेंगे। हम तो डंके की चोट पे हमने वो एबीपी देखा है कि रब जब राज ठाकरे बदतमीजी पे उतर आए एक प्रोग्राम में मुंबई के, तो अभिसार हमारे पास माइक लेके आए, बोले भाऊ, मैंने हम करते ठीक। लेकिन हम रजत शर्मा के चैनल पे हमने अमित शाह जी के साथ हमारी तू मैं हो गई थी। तब रजत शर्मा भी थोड़ा बड़ा दिल लेके चलते थे, अब तो उनका भी दिल सुकड़ गया एकदम। अब उनको क्यों, वो पुराना पैनल देखिए, उसमें से कौन आदमी आता है अभी? कोई नहीं आता, क्योंकि उनको पता है इन लोगों को लाएंगे तो पीएमओ से बात होगी कि कैसा बुलाया भाई इसको तुमने। एक एंकर थी जी टीवी में जो एबीपी से गई थी, उसने मुझे फोन किया कि सर मेरे शो में प्लीज आ जाइए। मैंने बोला गलत कर रही हो तुम, जी टीवी पे हो, क्यों बुला रही हो? बोला नहीं नहीं सर प्लीज, मेरा शो है ना, मैंने बुलाया। उसके बाद मुझे ना कोई कॉल आया ना कुछ नहीं, मुझे मालूम था मुझे जाना नहीं है। उसके बाद बेचारी ने कभी फोन नहीं किया। उसने दूसरा चैनल लॉन्च किया और उस दूसरे चैनल ज्वाइन किया, और एक कार्यक्रम में जब मुझे मिली तो बड़े आपराधिक भाव से बोली सर। उसके बाद मुझे इतनी डांट पड़ी। किससे डांट पड़ी? वही लड़का जो गुजरात एबीपी देखता था और बाद में उस चैनल में चला गया। वो अपने आप को मोदी जी का राइट हैंड कहता था। वो एबीपी में आके डरा था, अरे मोदी जी ने, आप बहुत नाराज हो गए, वानखड़े को क्यों बिठाते हो तुम? जैसा मोदी जी सुबह शाम तक एबीपी देखते थे। ऐसे दलाल पत्रकारिता में बहुत है। अंजना उनका कश्यप को पूछना चाहिए था ना उनको। अंजना उन कश्यप जी किस लोगों के साथ कंफर्टेबल है, पत्रकारों में भी उनको कौन चाहिए? मेहता जी चाहिए, कि जो दैनिक हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं, जो इतने बड़े ओहदे पे पद्मश्री मिली है उनको उनको चलते प्रोग्राम में बोलते आप चुप रहिए, आपको नहीं पता, और वो चुप हो जाते हैं। कैसे भाई? तो बाकी लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रोज बुलाना चाहिए आज तक पे। हम तो किसी पत्रकार, सीनियर पत्रकार का अपमान सहन नहीं करते, हमारा रिकॉर्ड है। यदि मीडिया पे किसी ने कुछ बोल दिया टीवी पे तो हम उसको घर छोड़ाते हैं। कई प्रोग्राम से, किसी यूट्यूब पे कई वीडियोस है, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। लेकिन अब समय बदल गया है। अभी इनको अपने आप को हीरो दिखाना है तो सामने एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके नाक में से मक्खी नहीं उठे। तो सुधांशु जी को तो चाहिए कि बीजेपी में ही एक प्रकोष्ठ बनाए, कांग्रेस प्रकोष्ठ, और एक बीजेपी के ही लोगों को कांग्रेस के प्रवक्ता बना के वहां लाए, और फिर उनके साथ मुकाबला करें और दिखाए दुनिया को कि हम कितना अच्छा बोल रहे थे। इस सरकार का कुकर्म का पाढ़ा जब पढ़ा जाता है, उसको ये बचाव भी नहीं कर सकते, इतने इतने गए गुजरे हैं, इतने गए गुजरे हैं। सरकार का बचाव नहीं कर सकते, इसलिए सरकार पे आक्रमण करने वाला आदमी नहीं चाहिए। तो फिर हल्ला बोल किस लिए? राहुल गांधी पे हल्ला बोल, विपक्ष पे हल्ला बोल, जो बच्चे सवाल पूछते उन पे हल्ला बोल। देश समस्याओं से गुजर रहा है, उस समस्याओं का उद्गार, समस्याओं का उच्चार करने पर हल्ला बोल। ये हल्ला बोल किसके, ये कार्यक्रम किस पे है? सरकार पे बोल, सरकार के खिलाफ सवाल पूछने वालों पे हल्ला बोल है क्या? यस, मीडिया का हल्ला बोल, मीडिया सरकार पे चाहिए। हल्ला बोल, कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल, और वहां बातचीत क्या होती है? जय जय बोल। तो खाली नाम खाली हल्ला बोल, सुधांशु काम जय जय बोल।
नहीं, खाली सुधांशु बोल, कांग्रेसी न बोल। और मतलब बहुत एक बहुत अच्छा पवन खेड़ा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया डिसीजन। चैनल नहीं तय करेगा कौन पार्टी से कौन आएगा, बहुत बढ़िया डिसीजन किया। और चैनल भी वो बिना और इससे रीढ़ के सुरेंद्र राजपूत का कद बढ़ गया। इससे दुनिया में समझ में आ गया ये जो फर्जी राज्यसभा, मतलब राज्यसभा ओरिजिनल है इनकी, लेकिन ये फर्जी लोग हैं जो ऊपर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, इनके ज्ञान की औकात कहां ये दिख गई है। कुछ नहीं ज्ञान, आज की तारीख में दोनों पैनल बिठा दिए जाए, हम तो मतलब उंगली पे गिन करके बता सकते हैं। कांग्रेस जो भी नतीजे आए वो अलग बात रही, लेकिन पैनल के मामले में, प्रवक्ताओं के अरे मामले में मैं आज तो आशीष जी चैलेंज करता हूं, हम बहुत चैलेंज रिच। करते हैं 5 प्रवक्ता बीजेपी के, 5 प्रवक्ता संघ के साथ में बैठे, उनके साथ सामने सिर्फ 2 रहेंगे, आशीष चित्रांशी और अशोक वानखेड़े। बातें सवाल पहले दिए जाएंगे, किस सवाल पे बात करेंगे, डाटा सरकारी होगा। लेकिन फिर नेहरू के कपड़े पेरिस वाला मूर्खतापूर्ण बयान नहीं सुनेंगे वहां पे। ये न्यूज लॉन्चर है, यहां बकवास नहीं चलती, यहां सच्चाई चलती है। फिर बात करनी होगी मनुस्मृति पे, बात करनी होगी संघ चालकों ने क्या क्या लिखा अभी तक, बात करनी होगी कि गोल्ड मत खरीदो कहने पे निर्मला सीतारमन ने क्या कहा था, बात उस पे होगी। बात प्रधानमंत्री के बात पे होगी कि ईवीएम नहीं चाहिए इस देश को, बात उस पे भी होगी कि आधार कार्ड खराब है। ये हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। बात उस पे भी होगी कि जब नीट परीक्षा, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो जवाबदेही के मायने क्या है, उसके बाद क्या। बात में इतना बोल देना लिप सर्विस कि हाँ भाई गलत हो गया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी हो तो सजा भी भुगतो। वो कर्म कर रहे हो, कुर्सी छोड़ दो, घर बैठ जाओ। बाकी जगह तो इस्तीफे मांगते थे। मोरालिटी के इंडेक्स में तो मुझे कांग्रेस आज भी अच्छी मोरल दिखती है। कम से कम वहां पे मंत्रियों के इस्तीफे होते थे, कई इस्तीफे हुए। डी राजा से लेकर तमाम लोगों के इस्तीफे हुए। कलमाड़ी का इस्तीफा हुआ, किसके नहीं इस्तीफे हुए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ। वहां इस्तीफे होते थे क्योंकि उनकी जवाबदेही थी। इस्तीफे होते थे क्योंकि वो जनता की समस्या सुनते थे। इस्तीफे इसलिए थे कि उनको लज्जा थी, निर्लज्ज नहीं थे सत्ता में बैठने के लिए और मक्खन खाने के लिए। आंख बंद करके चाहे कोई जूता भी मारे तो भी मक्खन खाते रहना चाहिए। अडानी अंबानी के प्रति नहीं, देश के प्रति जवाबदेही थी। जरा भाऊ अगले अगले पार्ट पे चलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी और भाजपा, मोदी का सिस्टम सब तो एक्सपोज हो गया। जरा अगले हिस्से पर चलते हैं भैया, अगला लाइए। ये देखिए अजीत राठी पुराने पत्रकार हैं काफी, और उत्तराखंड में तो इनकी बड़ी पैनी नजरें रहती हैं। कई घंटों से देहरादून शहर की एक मुख्य सड़क भाजपाइयों के कब्जे में है। फिलहाल इस सड़क पर आम नागरिकों का चलना प्रतिबंधित है। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं। शायद घंटे 2 घंटे में आम लोगों के लिए इस रास्ते को खोल दिया जाए। यह सड़क डालनवाला में भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने है। पहले यहाँ कार्यक्रम के लिए मंच लगा दिया गया था। सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद तमतमूरा हटाकर अंदर किया, लेकिन सड़क आम लोगों के लिए फिर भी बंद रही। जरा दिखाइए, विजुअल पे आइए, विजुअल पे आइए, चलाइए पहला विजुअल। पहले क्या चल रहा था, पूरी सड़क पर। अब इसका परमिशन वगैरह इनसे कौन मांगेगा, परमिशन कौन सा, सब घर की खेती है। देखिए वहीं पर पूरा सड़क बंद करके अपने आप, कोई किसी से पूछना उछना नहीं है, नहीं अपने आप वहां लगा होगा करके चालू। और पूछना क्या है, आप आम सड़क पे कैसे कर लोगे, ये आम आवाजाही की रोड है। ये देखिए लोग खड़े हैं बेचारे, यहाँ पे बंद कर दिया लोगों का आने जाने का रास्ता। मुख्य सड़क डालनवाला की मुख्य सड़क बंद कर दी देहरादून की। लगा सोशल मीडिया पर ये क्लिप आ गई, तो इन सब ने ये जो है अपना तंबू का नाम मतलब अंदर खींचा, ये तख्ता उख्ता अंदर ले गए ऑफिस के। लेकिन उसके बाद अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल। रास्ता नहीं खुला,
ये ड्रामा कर दिए कि चलो हम तो अंदर कर रहे हैं तत्काल के लिए, लेकिन ये देखिए अगला विजुअल देखिए, रास्ता बंद और ये देखिए सड़क मंच लग गया। देखिए नहीं, अभी ये, ईद होके एक दिन हुआ आज, कल ईद हाँ थी, हाँ और पूरे देश में ये चल रहा था कि रास्ते चलने के लिए होते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। हाँ, ड्रोन से निगरानी हो रही थी कि कोई मस्जिद के बाहर 10 लोग बाहर खड़े होते तो नमाज नहीं पढ़ रहे, तुरंत अरे उस पर हो लठ न चलाओ, जाए, हो हाँ न जाए कुछ। आप 1 घंटे के लिए नमाज पढ़ने नहीं देते, और यहाँ घंटों इनके बाप की सड़क है जो सड़क ब्लॉक करके रखी है। नवीन नितिन अरे कौन है है कौन भाई? नितिन नवीन? कौन है है ये? कौन? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ और उसके चलते आप सड़क बंद कर दोगे? तो आज योगी आदित्यनाथ को पूछे कोई, यहाँ पे धामी को पूछे कोई, कि आप देहरादून की सड़कें किस लिए है? बीजेपी के नाम से सड़कें चढ़ा दी क्या आपने? भारतीय जनता पार्टी को पूछ के सड़क पे चलना पड़ेगा। और इस समय गजब जब का पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया आप कभी कम यूज करो तेल, और ये जो तेल का बर्बादी हो रही है, जो लोगों की सड़कें बंद है, लोगों को दूर दूर से जाना पड़ रहा है, उससे तेल नहीं ज्यादा जलता है। किस लिए दो और बीजेपी को वोट, उत्तराखंड वालों, और बीजेपी को चुनाव लड़ाओ, जितवाओ, ये है उसकी परिणति। लखनऊ नर, में अभी कुछ मैं पढ़ रहा था, लखनऊ में आशीष जी कुछ सड़कें आप तो बता सकेंगे, कोई मंदिर है हनुमान जी का, तो एक पूरी सड़क ब्लॉक कर दी उस हनुमान जी के मंदिर के हाँ नाम पे। बड़े हनुमान जी का। हाँ, तो वहां सड़क वहां बंद है बाकी लोगों के लिए। अब योगी आदित्यनाथ को वो सड़क हनुमान जी के लिए बंद हो सकती है, और नमक फिर हनुमान जी के लिए भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। नमाज तो सप्ताह में एक बार पढ़ा जाता है, या तो रोज आरती होती है। पैमान, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों को बिल्कुल गलत है, मुस्लिम समाज जो सड़कों पे नमाज पढ़ता है बिल्कुल गलत है, तो फिर दूसरे समाज के लोगों को भी सड़कों का दुरुपयोग करने नहीं देना चाहिए। नितिन नवीन के लिए भी वही रूल है, सड़क बंद होगी जी, वो जा रहे हैं। गलती हो गई, बीजेपी की सरकार को वहां जितवाया। वह कांग्रेस होती तो नितिन नवीन के लिए सड़क बोलती थी जाओ ऑर्डिनरी रास्ते से। ये भारतीय ये जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखता है। मोदी जी कहते हैं कि तेल बचाओ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेल जला जला के मजे कर रहे हैं, क्योंकि पैसा उनको नहीं देना पड़ता ना भैया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसा आया है। पैसे की कमी है क्या? एक्सटॉर्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पे। पूरे विपक्ष को 50% टोटल जो पॉलिटिकल फंडिंग है, एडीआर की रिपोर्ट आई, टोटल पॉलिटिकल फंडिंग इस देश में हो गई है 49% में पूरा विपक्ष निपटा है, और अकेला भाजपा 51% पे दादागिरी से फंड वसूल रहे हैं। क्या कमी पैसे की? आम आदमी के लिए पेट्रोल नहीं, इनके लिए पेट्रोल एक्स्ट्रा है। बाकी वहां पे फोन आता है, मतलब वो माइक पे बोला जाता है कि ज्यादा पेट्रोल देने पे अरेस्ट किए जाओगे, मुकदमा चलेगा। किसानों को, ट्रैक्टर को पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, और इनकी गाड़ियां ऐसी उड़ रही है। क्या अचीवमेंट है भैया नितिन नवीन का? गुजरातियों के आप कृपा से, गुजरातियों के कृपा से अध्यक्ष बन गए हैं। आपका नॉलेज ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि बंगाल में जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, अरे कहां अटल जी, कहां अडवाणी जी, कहां खुशाबू ठाकरे जी, कहां जना कृष्णमूर्ति जी, क्या विद्वान लोग हुआ करते थे कि जिनके साथ बैठ के शास्त्रार्थ करने में भी मजा आता था, अंग्रेजी हो हिंदी हो। अरे ये कुपड़ आदमी जाके बंगाल में बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए शांति का पुरस्कार मिला है, नोबल। नोबल वाले 2 दिन तक सर लेके बैठ गए, शिक्षा में काम करने के लिए शांति का पुरस्कार। वाह रे वाह। कल आप ये मत बोल देना कि किसी ने एक नाला खोद डाला इसके लिए उसको परमवीर चक्र दिया गया है। इन चीज कुपड़ों को, को ये पता नहीं नोबेल प्राइज, अरे भारत में बहुत कितने लोगों को नोबेल मिला यार, भारत में गिने चुने 3-4 लोगों के बारे में आप नहीं जानते हो, और इस देश पे राज करने की बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही कुपड़ इनको अध्यक्ष चाहिए। ये सब जो नीट वगैरह वाले हैं ना, जैसे नीट में पेपर लीक हो रहा है,
तो पेपर लीक से पास करवा के एमबीबीएस में एडमिशन करवाया जा रहा है। वैसे ही ये सब लीक वाले व्यवस्था से बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष बनने का टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये जिलाध्यक्ष बनने का भी योग्यता हो रही थी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। आप बार बार पेट्रोल और तेल की बात कहे थे ना, छोड़िए गाड़ियां कितनी घुमा के गई होंगी। इनका काफिला मैं आपको दिखाता हूँ। भैया काफिला दिखाओ और गाड़ियां गिनिएगा। मैं तो 3 बार चलो, 2 बार पूरा चलाओ, ऑडियो खोल दो, गाड़ी गिनवा दो एक एक करके। देखिए पहली गाड़ी आगे, फॉर्च्यूनर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, गिनते जाइए, 19, 20, 21, साइड से गई 21, ये 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32 गाड़ियों का काफिला इस आदमी का। 33, 33 गाड़ी का काफिला, 33 गाड़ी 33। और ये वो सारी गाड़ियां हैं जिनका माइलेज 5 किलोमीटर प्रति लीटर है। हाँ, बड़ी गाड़ी है भाई। फॉर्च्यूनर है और वो है 5 किलोमीटर प्रति लीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति लीटर। 33 गाड़ियां। ये ज्ञान बघारने वाले प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस प्रधानमंत्री की बात उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं सुनता, वो लोगों को बोलता है कि मेरी बात सुनो। ये नरेंद्र मोदी जी की औकात रह गई है अभी देश में। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं सुनता, उन पे हंसता है। यही तो मालूम है यदि ये सामने काफिला है तो। या फिर मोदी जी कह रहे हैं कि अरे ये मूर्खों के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। ये जो 140 करोड़ मूर्ख है इस देश में, उनको मैंने बोला था आप तो चलो, आप 1-2 गाड़ी एक्स्ट्रा रखो, उसके भौकाल बनता है। क्योंकि इनकी अपनी पर्सनैलिटी या अपनी अचीवमेंट वो नहीं थी। अडवाणी जी थे, वो एक गाड़ी में क्या किसी के स्कूटर पे भी बैठ के जाते तो लोग नमस्ते करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग जानते थे उनको। अटल जी साइकिल पे भी बैठ के गए तो भी अटल जी थे। इनको अध्यक्ष बताने के लिए इतना बड़ा काफिला जरूरी है, क्योंकि इनको तो पड़ोसी भी नहीं जानता। दुर्भाग्य इस देश। ये किसानों ने देखना चाहिए, जो किसान डीजल के लिए तरस रहा है, जिन मोटरसाइकिल में सिर्फ 3 लीटर का पेट्रोल मिल रहा है, जो 7-7 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तब बेचारी सब। कल एक बच्चा मां के पेट में मर गया क्योंकि डीजल नहीं था। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में एम्बुलेंस, वो स्वास्थ्य केंद्र पे गए, उनने कहा कि मामला अब बिगड़ रहा है, आप इसको तुरंत शहर के हिंगोली के जिला इसमें ले जाओ। जब हिंगोली के जिला इसमें ले गए तो एम्बुलेंस, वो बोला मेरे पास डीजल ही नहीं है। वो प्राइवेट गाड़ी में गए, कहीं से डीजल ब्लैक में खरीदा, उस प्राइवेट गाड़ी में डाला और लेके गए। डॉक्टर ने कहा आपने 1 घंटा लेट किया, थोड़ा और जल्दी आ जाते तो मैं बच्चे को बचा पा जाता। बच्चा पेट में मर गया है, जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो मां मर जाएगी। जब ये नितिन नवीन गाड़ियों के काफिले के साथ अय्याशी कर रहा है, ये अय्याशी है इस देश पे, जहां एक भूत के लिए देश तरस रहा है। ये अय्याशी है तुम्हारी। जब ये रास्ते में ऐसी अय्याशी कर रहा है इतने गाड़ी के काफिले के साथ, इसी देश का एक भविष्य मां के कोख में मर रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस में डीजल नहीं। ये देश की वस्तुस्थिति है, ये है भारत का वास्तविक लक्षण। जब ये बात सुरेंद्र राजपूत करेगा, ये जब बात पवन खेड़ा करेगा, तो इसका जवाब नहीं है सुरेंद्र उसके पास, सुधांशु के पास। इसलिए ये लोग नहीं चाहिए। चाटुकारों को चाटुकार ही चाहिए। 800 के तेल के बिना पेट में बच्चा मर जाए, और ये हजारों लाखों का तेल, क्योंकि इनको तो खरीदना नहीं है ना। इन्हें कौन सा बाबूजी खेत बेचना है, सब मुफ्त का माल है।
वो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, तो ये सब माले मुफ्त दिले बेरहम, पूरे बेरहमी से रौंद रहे हैं मुफ्त के माल को, इस देश को मुफ्त का माल समझ लिए हैं और रौंद रहे हैं, ये सब रौंद रहे हैं। देश के जख्मों पे नमक छिड़क रही है ये सब भोंडा प्रदर्शन करके, शर्म नहीं आती उसको। चलिए इजाजत दीजिए, खबरें और भी हम लेकर के आते हैं अभी थोड़ी ही देर के भीतर। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।